आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करने जाएंगे। अभी तक हमने जो भी देखा था पॉली ब्लॉक सिस्टम में, उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स होते हैं या फिर जो भी स्ट्रिंग होती हैं वो इंक्लाइंड होती है किसी न किसी लाइन या किसी न किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यानी जो एंड पॉइंट्स होते हैं स्ट्रिंग के वो एट एन एंगल मूव कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है ये वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री एंगल पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इस स्ट्रिंग का ये वाला जो पॉइंट है ये हॉरिजॉन्टली मूव तो कर रहा है बट ये थीटा डिग्री के एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो इस टाइप के जब केसेस आते हैं तो उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, और देखिए इनको सॉल्व करने के लिए अपने जो ट्रेडिशनल मेथड है वो कारगर है, वो यहाँ पे काम करेंगे कि एक हमने रेफरेंस लाइन ले लिया या फिर रेफरेंस पॉइंट ले लिया, उसके रेस्पेक्ट में हम ब्लॉक्स की पोजीशन को पहले रिप्रेजेंट करते थे, उसके बाद ये मान के कि स्ट्रिंग की ओवरऑल लेंथ कांस्टेंट होती है हम डिफ्रेंशिएट करते थे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें जो स्पीड के रिलेशंस होते थे या फिर जो एक्सेलरेशन के रिलेशन होते थे फाइनली हमें मिलते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम अप्रोच अपना अलग रखेंगे। देखिए एक मेथड हमने आपको बताया था, उस मेथड में हमने क्या बोला था आपसे, हमने बोला था जैसे मान लीजिए कि ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है और इसके दो एंड पॉइंट्स हमने कह दिए, ये एक पॉइंट है ए और ये वाला एंड पॉइंट इसको हमने बी नाम दे दिया। ये स्ट्रिंग एक रिजिड बॉडी की तरह से वर्क करती है। आप बोलेंगे नहीं रिजिड बॉडी हम कैसे मान सकते हैं, रिजिड बॉडी का तो कहने का ये मतलब होता है ना कि उसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रिंग के शेप को तो हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम ऐसे एक सिलेंडर के फॉर्म में स्ट्रेट करके रख सकते हैं, उसको मोड़ के ऐसे हम सर्कुलर कर सकते हैं, उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब कि स्ट्रिंग रिजिड बॉडी नहीं है। तो देखिए स्ट्रिंग रिजिड बॉडी होती है, किसी बॉडी के रिजिड होने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि उस बॉडी के अंदर जो उसके एटम्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो बदलनी नहीं चाहिए। एक स्ट्रिंग अगर इस फॉर्म में है, अगर यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस अगर L है, यानी ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को अगर हम L मान लें, तो इसको अगर हम सर्कुलर फॉर्म में भी कर देना इस स्ट्रिंग को, तब भी इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी अगर आप बोलेंगे तो उतनी ही होगी, L ही होगी। तो शेप चेंज होने से पॉइंट के रिलेटिव सेपरेशन के यहाँ पे जो पॉइंट्स के बीच में जो रिलेटिव सेपरेशन है वो चेंज नहीं होने वाले, इसलिए हम स्ट्रिंग को कंसिडर करते हैं एज अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में ये होता है कि उन पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं होने वाली, यानी कि स्ट्रिंग अगर मूव कर रही है तो कहने का मतलब कि अगर हम ये मान लें कि ये जो एंड है ये इधर मूव कर रहा है VA, यानी x डिस्टेंस आगे अगर इधर मूव कर रहा है, तो आप बोलेंगे अगर ये x इधर मूव कर रहा है तो ये चाहेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़े, लेकिन ओवरऑल तो स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहनी है ना, यानी कि एक एंड जो होगा वो चाहेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ घटे। ये जितना बढ़ाने की कोशिश करेगा ये उतना ही घटाने की कोशिश करेगा, यानी ओवरऑल जो नेट चेंज इन लेंथ होता है स्ट्रिंग के अंदर वो जीरो होता है। तो आप बोलेंगे अगर ये इधर x गया है तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये ऐसे y जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में जो भी मोशन हो रहा था उसको हम प्लस ले रहे थे, इनवर्ड डायरेक्शन वाले को माइनस ले रहे थे, और जो नेट चेंज है यहाँ पे हम जीरो करते थे। और वो कैसे करते थे इक्वेशन बनाने के लिए, आपने बोला कि यहाँ से हम लिखते थे प्लस एक्स और ये हो गया माइनस वी इज इक्वल्स टू जीरो। तो प्लस एक्स माइनस वी इज इक्वल्स टू जीरो करके हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाते थे और आप ये कहते थे कि यहाँ से हमें मिलता था एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी कि इस पॉइंट का जो भी डिस्प्लेसमेंट है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आउटवर्ड की तरफ, इसका उतना ही इनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करें, एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका स्पीड मिलेगा, सॉरी पॉइंट एंड बी का स्पीड मिलेगा, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एंड a का स्पीड मिलेगा। तो आप यहाँ से ये भी कह सकते थे कि यहाँ से VB इज इक्वल्स टू VAB हम कह सकते हैं, यानी कि जिस स्पीड से ये आगे मूव करेगा उसी स्पीड से पॉइंट A भी इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस स्पीड से ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी कहने का मतलब कि जो स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट हैं ये इक्वल है दोनों पार्टिकल के। आप ध्यान से देखिए तो, यानी कि इस डायरेक्शन में आप बोलेंगे इस डायरेक्शन में ये हो गया VB, और जस्ट इसी डायरेक्शन में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है VA, और ये दोनों जो आपको कंपोनेंट दिख रहे हैं ना वेलोसिटी के, ये अलोंग द स्ट्रिंग है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलोंग द स्ट्रिंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है यहाँ पे इक्वल निकल के आ रहा है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इस मेथड का यूज़ ऐसे सवालों में करना थोड़ा आसान होता है, इक्वेशंस बननी आसान होती हैं। बाकी अगर आप डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करना चाहें सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी होगा। चलिए हम इसकी बात करते हैं। सपोज करिए कोई आपके सामने एक रिजिड बॉडी हमने दे दिया ऐसे,
ये कोई रिजिड बॉडी है, हमें नहीं पता इस बॉडी का एग्जैक्ट शेप क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है, शेप और साइज से मतलब नहीं है। और हमने बोला कि ये जो बॉडी है वो इधर जा रही है v0 स्पीड के साथ, ये बॉडी पूरी मूव कर रही है। तो आप बोलेंगे अगर ये बॉडी v0 स्पीड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे के सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में v0 स्पीड के साथ मूव कर रहे होंगे, ये तो श्योर है। तो इसके अंदर हमने सपोज करिए कि दो ले लिए पॉइंट्स, ये हमने ले लिया एक कोई A है पार्टिकल और जस्ट कुछ डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे एक ले लिया B। हमने मान लिया कि ये दो पार्टिकल हैं। ऑब्वियस सी बात है अगर ये रिजिड बॉडी है तो इनके बीच की रिलेटिव सेपरेशन कभी चेंज नहीं होने वाली। अब वो चेंज होती क्यों नहीं है, उसके पीछे रीजन होता है। तो देखिए सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे, आप बोलेंगे कि अगर ये v0 से आगे मूव कर रहा है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में पूरी की पूरी बॉडी, तो कहने का मतलब कि ये A जो होगा, पार्टिकल A जो होगा ये भी v0 से इधर मूव कर रहा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, B जो होगा ये भी v0 से क्या मूव कर रहा होगा, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। इसी के बराबर इन दोनों पार्टिकल की भी स्पीड होगी उसी डायरेक्शन में। अगर हम मान लें कि ये जो एंगल यहाँ पे है ये एंगल है थीटा, आप बोलेंगे अगर इसको थीटा मान लिया फिर तो ये भी थीटा आपका हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट्स आप यहाँ से करिए, आप बोलेंगे इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन और एक हो जाएगा ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस वाले कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे ये तो हो जाएगा v0 cos ऑफ थीटा, ठीक है। इसका देखें इसके अलोंग, इसी लाइन के अलोंग कंपोनेंट अगर हम देखें तो बोलेंगे ये भी तो उतना ही हो जा रहा है v0 cos ऑफ थीटा। कहने का मतलब कि पार्टिकल के जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी जो लाइन उन्हें ज्वाइन करती है उस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं आप देख सकते हैं A और B के इक्वल है। इसी वजह से इन दोनों के बीच की रिलेटिव सेपरेशन चेंज नहीं हो रही है। अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसा हो रहा होता कि इसकी इधर वाली स्पीड ज़्यादा होती, इसकी ये वाली स्पीड कम होती, तो आप बोलते फिर तो ये आगे निकल जाता और रिलेटिव सेपरेशन बढ़ जाती। या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा होता, ये वाला छोटा होता जो इस डायरेक्शन में दिख रहा है, फिर तो रिलेटिव सेपरेशन घटनी शुरू हो जाती, जबकि ऐसा रिजिड बॉडी के अंदर कभी पॉसिबल है नहीं, कभी होता नहीं है, कभी देखने को नहीं मिलता। तो सिर्फ एक ही परसेप्शन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं वो सेम होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन इंपॉर्टेंट कि फॉर अ रिजिड बॉडी, फिर ऐसे आप लिखिए कि टू पार्टिकल connected with a rigid body, their velocity component components along line joining them are always equal, ठीक है। यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी कंपोनेंट जो उन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है उसके लॉन्ग इक्वल होगा। या फिर आप यहाँ से एक चीज़ और कह सकते हैं, आप बोलेंगे कहने का मतलब तो यही हो गया ना कि जो स्पीड ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी दोनों सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अलोंग लाइन ज्वाइनिंग देम, इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी, 0 होगी, यानी दोनों इक्वल स्पीड से मूव करेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। ऐसा स्ट्रिंग के केस में भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, चलिए ऊपर स्पेस दिख रहा है, हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं, नीचे स्पेस है नहीं, हमने ऐसे ही एक स्ट्रिंग बना दिया आपके सामने, ये हमने स्ट्रिंग आपके सामने बना रखा है, वही स्ट्रिंग है। ये जो एंड है इसको हमने ए बोल दिया, इस वाले एंड को हमने बोल दिया बी, और हम आपसे बोले कि ये वाला जो एंड है वो कहीं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वी ए स्पीड के साथ, ठीक है, और ये जो एंगल है हमने मान लिया कि θ1 है, और यहाँ पे हमने बोला कि ये जो एंड बी है उसका कुछ इस टाइप से, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है
VB के साथ, और इसका जो एंगल है ये क्या है, θ2 है। अब इसको ध्यान से ज़रा समझेंगे। तो अब बोलेंगे देखिए एक काम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये जो दोनों एंड पॉइंट है ये मूव कर रहे हैं। तो पहले तो हम इनके कंपोनेंट्स निकालें। एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो इस स्ट्रिंग के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो स्ट्रिंग के जो कि नॉर्मल होगा। तो चलिए इसके जब हम दो कंपोनेंट्स निकालेंगे तो आप बोलेंगे एक कंपोनेंट तो इसका हो जाएगा इधर स्ट्रिंग के अलोंग, और एक कंपोनेंट हो जाएगा स्ट्रिंग के नॉर्मल। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, VA cos ऑफ θ1। जो ये वाला कंपोनेंट आपको दिख रहा है ये हो जाएगा VA sin ऑफ θ1। इसकी अगर हम बात करें तो इसका एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे ये तो हो गया VB cos ऑफ θ2, और ये जो एक नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल टू द स्ट्रिंग, ये हो जाएगा VB sin ऑफ θ2। हमने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिए जो भी VA और VB आपके सामने गिवन था। अब देखिए चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का यही मतलब होता है कि जो अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ जो वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं वो बराबर होते हैं, या फिर आप ऐसी इक्वेशन बनाना चाहें। अब देखिए जो नॉर्मल वेलोसिटी के कंपोनेंट है, स्ट्रिंग के जो नॉर्मल है, वो इसकी लेंथ को बढ़ाने घटाने में उनका कोई योगदान नहीं होता, वो सिर्फ स्ट्रिंग को रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो VB sin θ2 है और ये VA sin θ1 है, इसका कुछ मतलब है नहीं यहाँ पे। आप सिर्फ ये मानिए कि ये जो एंड A है ये इनवर्ट डायरेक्शन में VA cos θ1 से मूव कर रहा है, जो एंड B है ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में VB cos θ2 से मूव कर रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, हमने यही तो पढ़ा है ना अभी तक कि जब अगर इनवर्ट मोशन हो रहा है तो उसको माइनस पे लेंगे, तो यहाँ पे चांस की बात है दोनों जो मोशन है वो इनवर्ट हो रहे हैं, जो अलोंग द स्ट्रिंग है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, आप बोलेंगे इसके लिए अगर इक्वेशन बनानी हो तो आप लिखेंगे इक्वेशन कि माइनस VA cos ऑफ θ1 सॉरी, और इसके लिए भी माइनस में करना पड़ेगा, ये भी माइनस आपका हो जाएगा, ये भी माइनस, और ये हो जाएगा माइनस VB cos ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आपके सामने बन गई इन दोनों एंड पॉइंट्स की वेलोसिटी और साथ ही साथ एंगल्स के बीच में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप सही से समझ लेंगे। एक और एग्जांपल हम स्ट्रिंग के केस में यहाँ पे आपको दिखा दें। हमने बोला कि लेट से कि स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई, और हमने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है ये VA से इधर जा रहा है, VA ये θ1 एंगल पे, और ये वाला जो पॉइंट है ये भी इधर ही मूव कर रहा है, और ये मूव कर रहा है VB से, और इसका जो एंगल हमने दिखा रखा है ये हो गया θ2। तो चलिए यहाँ पे स्पीड को और एंगल्स को आपस में रिलेट करें। तो आप बोलेंगे इसका जो इन्वर्ट कंपोनेंट होगा, सॉरी अलोंग द स्ट्रिंग, इधर वाला हो जाएगा आपका VA cos ऑफ θ1। जो स्ट्रिंग के नॉर्मल वेलोसिटी का कंपोनेंट है उससे हमें मतलब नहीं, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसको जब करेंगे तो इसका एक इधर कंपोनेंट हो जाएगा और ये हो जाएगा VB cos ऑफ θ2। ठीक है, अब देखिए इसका भी जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा ना उससे कुछ मतलब है नहीं हमें, ये दोनों जो है वेलोसिटी के कंपोनेंट ये आपस में इक्वल होंगे। अगर यहाँ से हम इक्वेशन बनाएं तो देखिए ये इनवर्ट डायरेक्शन में तो इसको माइनस करना पड़ेगा, ये आउटवर्ड है तो इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो आप यहाँ से इक्वेशन ईजिली बना सकते हैं। अगर ये पॉइंट A और पॉइंट B को लेके इस पूरे स्ट्रिंग के लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ी, ये आपका A था, ये आपका था B, तो आप लिखेंगे कि ये तो हो जाएगा प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस VA cos ऑफ θ1, और ये हो जाएगा प्लस VB cos ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से आपके सामने इक्वेशन निकल के आ गई। स्पीड के बीच में एक रिलेशन मिल गया, दोनों पॉइंट्स के साथ ही साथ एंगल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम अप्लाई यहाँ पे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस में करेंगे, और देखिएगा बहुत बेहतर तरीके से ये काम करता है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या कह रहा है, दो पुलीज हैं, फिक्स है, दोनों साइड एक स्मॉल m के ब्लॉक सस्पेंडेड है। देखिए दोनों स्ट्रिंग्स अलग अलग हैं, ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, हालांकि सिमिलर है लेकिन ये अलग अलग है, सिमिलर स्ट्रिंग है। तो आप बोलेंगे कि ये एक तरह से फिगर आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल है, जैसा लेफ्ट में है ना वैसा राइट में है, आप ये कह सकते हैं। तो आप चलिए लेफ्ट वाले सेक्शन के लिए हम अगर सॉल्व करें तो आप बोलेंगे कि एक काम करते हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में m से जा रहा है, ये भी m से जा रहा है, तो चूंकि ब्लॉक m से नहीं v से, चूंकि ये ब्लॉक m v से नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि ये जो एंड पॉइंट है इसका ये भी v से नीचे जा रहा है।
ये तो कंफर्म हो गया हम लोग। चलो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंड है ऊपर जा रहा है v डैश स्पीड के साथ, ठीक है। इस स्ट्रिंग का देखिए यहां से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग आपकी सेम है, एक ही स्ट्रिंग है। तो हमने मान लिया कि ये वाला जो एंड है वी डैश स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है थीटा डिग्री के एंगल पे। तो सवाल यहाँ पे वही उठता है कि इसका मतलब अब तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करने के बाद एक कंपोनेंट होगा जो इधर होगा अलोंग द स्ट्रिंग और एक कंपोनेंट होगा जो नॉर्मल टू द स्ट्रिंग होगा। तो ये वाला किसी काम का नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये चूंकि एंगल थीटा दिया है तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा v डैश कॉस ऑफ थीटा। चूंकि ये जो पॉइंट है इनवर्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए इक्वेशन लिखिए। तो सबसे पहले अलग अलग दोनों स्ट्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग के दोनों पार्ट को हम अलग अलग ड्रॉ कर लें। तो एक तो ये वाला पार्ट हमने ड्रॉ किया स्ट्रिंग का ऐसे, चूंकि यहाँ पे पुली फिक्स है तो ये वाला एंड जो होगा इस वाले पार्ट का फिक्स कर दिया जाएगा। ये जो डाउनवर्ड एंड है, नीचे वाला एंड है, आप बोलेंगे ये v से नीचे आ रहा है तो आप बोलेंगे ये हो गया प्लस v। ये सेकंड वाले की अगर हम बात करें, चलिए सेकंड वाला भी हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये वाला जो सेक्शन है ये पुली फिक्स है तो ये वाला एंड हमने क्या कर दिया, इसका फिक्स कर दिया। और ये वाला जो एंड है ये इनवर्ट डायरेक्शन में माइनस वी डैश कॉस ऑफ थीटा से मूव कर रहा है तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा इधर माइनस वी डैश कॉस ऑफ थीटा के साथ। अब इक्वेशन हमें बनानी है। ये दोनों स्ट्रिंग एक्चुअल में एक ही स्ट्रिंग के दो अलग अलग पार्ट हैं, तो इसके लिए जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, आप बोलेंगे वो इक्वेशन हो जाएगी प्लस v और ये हो जाएगा माइनस वी डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा v डैश कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू v। तो v डैश फाइनली आपको मिल गया v सेक थीटा। तो देखिए हमने v डैश यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, v सेक ऑफ थीटा होगा। यानी कि ये जो v डैश होगा ना ये कांस्टेंट नहीं होगा, ये थीटा के साथ साथ वेरी करता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा ना ये थीटा जो वर्टिकल के साथ स्ट्रिंग एंगल बना रही है ये एंगल चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो v डैश है वो डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर, थीटा का वो फंक्शन है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। देखिए ये वाला जो हमने मेथड यहाँ पे यूज़ किया है कि इक्वेशन हमने कैसे बनाई, ये आप जब शुरुआती वीडियोस आप देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा तो आप शुरुआत की वीडियोस देखिए कांस्टेंट मोशन के। इस तरह से हमने कई सारे क्वेश्चंस आपको बता रखे हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो उसको आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो पर आप आइएगा तब आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में भी देखिए यही काम है। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ये एक स्लीव है जो कि एक रॉड पे ऊपर फिसल रही है, स्लाइड कर रही है a2 एक्सेलरेशन के साथ, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पीड यहाँ पे हम इसकी मान लें v2, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो स्पीड का रिलेशन होगा वही एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन होता है। तो ये इसका इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल a2 एक्सेलरेशन है। ये ब्लॉक जो है m1 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, इसकी वजह से ये a2 एक्सेलरेशन के साथ हॉरिजॉन्टली अलोंग द रॉड ये मूव कर रहा है। तो हमें a1 a2 और साथ ही साथ थीटा के बीच में रिलेशन यानी कि एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आप बोलेंगे कि चूंकि ये वाला जो एंड है ब्लॉक का, ये वाला, ये ब्लॉक a1 से नीचे जा रहा है, मतलब कि ये वाला एंड भी a1 से नीचे जा रहा है, तो हम इसको प्लस a1 करेंगे क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये तो हमने कर लिया। अब देखिए ये a2 है, इस डायरेक्शन में a2 है, ये स्लीव चूंकि a2 एक्सेलरेशन से जा रही है तो आप बोलेंगे ये भी, इसका मतलब a2 से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया a2। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स हम निकालेंगे, तो एक तो हो जाएगा इधर और एक हो जाएगा उधर। यानी एक हो जाएगा इसके अलोंग कंपोनेंट ये, तो ये कंपोनेंट आपका हो जाएगा a2 कॉस ऑफ थीटा, और एक हो जाएगा ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। तो हमने पहले ही बोल रखा है कि स्ट्रिंग के नॉर्मल जो स्पीड का कंपोनेंट होता है उसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है। तो चूंकि ये इनवर्ट डायरेक्शन में a2 कॉस ऑफ थीटा है तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। अब चलिए दोनों स्ट्रिंग को अलग अलग ड्रॉ कर लिया जाए यहाँ पे। तो दोनों स्ट्रिंग को हम अलग अलग ड्रॉ, दोनों स्ट्रिंग को नहीं, स्ट्रिंग एक ही है, उसके दोनों पार्ट को। तो ये एक पार्ट को हमने यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ किया, उसमें हमने देखा कि ये वाला जो एंड है वो इनवर्ट माइनस a2 कॉस थीटा से आ रहा है, तो ये हो गया माइनस a2 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। स्ट्रिंग का ये वाला एंड चूंकि फिक्स पुली के ऊपर है। अब ये मत देखिए कि स्ट्रिंग तो स्लाइड हो रही होती है, कुछ ना कुछ मूव कर रहा होगा, नहीं, अगर वो किसी फिक्स्ड पुली से होके गुजर रहा है तो उस वाले एंड को फिक्स करेंगे। तो स्ट्रिंग का ये वाला एंड आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। अब आते हैं निचले वाले पार्ट पे, ये जो स्ट्रिंग का हिस्सा बचा, तो आप बोलेंगे
यहाँ से यहाँ तक में ऊपर वाला एंड को हमें फिक्स करना पड़ेगा। चलिए ऊपर वाले एंड को हमने फिक्स कर दिया। ये जो लोअर एंड है ये A1 के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में A1 के साथ कर दे। तो यहाँ पे प्लस A1 करना पड़ेगा क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। अब देखिए ये स्ट्रिंग एक ही है, उसके हमने दो अलग अलग पार्ट भले आपको दिखा रखे हैं। अब इससे आप इक्वेशन ईजिली बना सकते हैं। आप बोलेंगे कि प्लस A1, ठीक है भैया, प्लस A1 और यहाँ से हो जाएगा माइनस A2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा कि A1 इज इक्वल्स टू A2 कॉस ऑफ थीटा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि A2 इज इक्वल्स टू A1 सेक थीटा। यही रिलेशन हूबहू इनकी स्पीड के बीच का होगा। यानी मान लें कि जब एंगल थीटा बन रहा था स्ट्रिंग का इस हॉरिजॉन्टल रॉड के साथ, उस समय इसकी स्पीड थी v2 और इसकी स्पीड हमने मान लिया कि था डाउनवर्ड डायरेक्शन में v1। तो वही रिलेशन आपका जो आपका एक्सेलरेशन के बीच का निकल गया है, उसी प्रोपोर्शन में स्पीड के बीच का भी रिलेशन होगा, यानी कि v2 इज इक्वल्स टू v1 कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जहाँ भी थीटा पे डिपेंडेंट है, थीटा चेंज होता जाएगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। यहाँ पर भी आपने वैसा ही देखा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में और खास करके एम्स के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और कई बार उन्होंने IIT एडवांस में भी एक आध बार वेज और ब्लॉक और स्ट्रिंग तीनों मिक्स करके इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने पुट किए थे। तो चलिए एक एक करके हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको इस कॉन्सेप्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी और आप चीज़ों को ईजी वे में आगे हैंडल कर पाएंगे।